My dear friends and dear learners, I welcome you all in Bhimuti Center of Excellence. Brief introduction of mine. I am Sanjay. I am a graduate in civil engineering from IIT Roorkee. I have more than 10 years of experience in my domain. My purpose on this channel is to fill the gap between whatever we learn in the institute and whatever the industries demand. In between the gap to be filled with the relevant information, content and the knowledge. We shall be discussing the topic cost estimation. So I shall be discussing the topic in 5 different dimensions. I will try to explain the topic in comprehensive and analytical manner to you. So let's start the discussion. Whatever queries you will have, you please put in the comment. I will try to answer them. Okay friends, let's start the discussion. Quantity estimation. As I have told कि हम इसको 5 dimensions में देखेंगे. See, I will be bilingual in my discussion. इंग्लिश और हिंदी दोनों को मैं बोलूँगा. जैसा कि मैंने कहा था कि हम इसको 5 डायमेंशंस में कवर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली एंड एनालिटिकली. सो पहला डायमेंशन देखेंगे व्हाट वी एस्टिमेट. सेकंड, व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है. वेयर इट कैन बी यूजफुल. थर्ड, देन फोर्थ, हाउ इट इज एस्टिमेशन इज डन. फिफ्थ, वाई, व्हाट इज़ द रिलेवेंस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस. इफ नॉट प्रॉपरली डन, व्हाट आर द डिफरेंट इम्पैक्ट्स. So first we shall take up what in civil engineering projects जितनी भी activities होती हैं, whatever activities on the civil engineering project is going to execute, उसके लिए quantity survey ज़रूरी होता है. डन, ठीक है. और वो 2 चीज़ों के बेसिस पे की जाती है क्वांटिटी सर्वे. सबसे पहला टेंडरिंग ड्राइंग के बेसिस पे और दूसरा होता है जीएफसी ड्राइंग के बेसिस पे. नाउ आई शैल एक्सप्लेन यू कि ये टेंडरिंग ड्राइंग से कब एस्टिमेशन करते हैं. जब प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाती है, देन इट इज़ वेरी इसेंशियल टू नो द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के लिए हमको क्या है, टेंडरिंग ड्राइंग्स है, कंसल्टेंसी एजेंसी रिलीज करता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट. उसके बेसिस पे क्वांटिटी सर्वे की जाती है. जो भी क्वांटिटी आती है निकल के एज पर ड्राइंग प्लस 10 to 15% हम एक्स्ट्रा रखते हैं टू कीप इट एज हायर साइड. मार्जिनल सम मार्जिन इज केप्ट. Being as an engineer, we have to be very much sure कि जो भी मेरी ड्राइंग्स है उसके बेसिस पे what are the different activities which are going to be executed. एक्टिविटीज़ को सबसे पहले लिस्ट डाउन की जाती है. बेस्ड ऑन दैट उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ और आइटम का क्वांटिटी सर्वे किया जाता है. मार्जिन आई विल टेल यू कि व्हाई इट इज नीडेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय सीइंग द ड्राइंग्स वी शुड बी एबल टू नो what are different activities going to be executed on my project, right? तो उन सारी एक्टिविटी को लिस्ट डाउन करना है और उसके बाद उसकी सर्वे की जाती है. और लिस्ट डाउन करने का फेज क्या होता है मैंने बताया. एक तो होता है तुम्हारा जो टेंडरिंग ड्राइंग के बेसिस पे और दूसरा होता है गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग से. ये कब होता है, जब साइट पे एग्जीक्यूशन हो रहा था उस समय गुड्स फॉर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं. इसको ब्लूप्रिंट्स भी बोल सकते हैं और फाइनल ड्राइंग्स भी बोलते हैं. इसके बेसिस पे की जाती है, जिसके बेसिस पे क्वांटिटी को वेरीफाई करके कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जाती है, राइट. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेकंड वन. व्हेन इट इज अ नीडेड मीन्स व्हाट अ स्टेजेस, जहाँ पे इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, जब हम किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, जैसा कि मैंने बताया टेंडरिंग प्रोसेस जिसको बिडिंग प्रोसेस होता है, यूजुअली कौन करता है, कंसल्टेंसी फर्म जो है वो करती है. जब ये प्लानिंग स्टेज पे जो कंसल्टेंसी फर्म करते हैं, बेस्ड ऑन दैट क्या होता है, बिडिंग प्रोसेस होती है, वेयर different contracting firms participates in the bidding process with their competent prices. और जिनकी सबसे कम प्राइस आती है लिस्ट बिडर को वो प्रोजेक्ट अवार्ड किया जाता है और उसके साथ फिर एग्रीमेंट्स किया जाता है प्रोजेक्ट का. एंड देन वो कॉन्ट्रैक्टर जो साइट पे मोबिलाइज करता है ना स्टार्ट द वर्क. तो एक तो ये स्टेज हो गया बिडिंग प्रोसेस में. सेकेंड, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग से किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे आते हैं कि बिलिंग पर्पस के लिए. अब आपको पता होगा कि जो बिलिंग करते हैं ये 3 तरह के बिल होते हैं. एक जनरली होता है एड हॉक बिल बोलते हैं, फिर एक बोलते हैं आरए बिल बोलते हैं, रनिंग अकाउंट बिल, और थर्ड वन इज योर फाइनल बिल. यूजुअली दिस टाइप ऑफ बिल ऑन सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट. एड हॉक बिल क्या होता है कि लेट सपोज टोटल 100, एग्जाम्पल के तौर पे 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो इसके 25% जो कि एग्रीमेंट में बहुत ही क्लियरली मेंशन होगा कि कितना % एडहॉक पेमेंट रिलीज करना है. तो ये क्या होता है,
प्रोजेक्ट पे कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज करने के लिए फॉर मटेरियल प्रोक्योरमेंट इनिशियल स्टेज पे, साइट मोबिलाइजेशन के लिए, डिफरेंट मशीनरीज प्रोक्योरमेंट करने के लिए, लेबर को मोबिलाइज करने के लिए। लेबर एक प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर्स में, तो उनके लिए लेबर हार्टमेंट बनाने के लिए, उनके लिए बेसिक एमिनिटीज़ क्रिएट करने के लिए। सो दीज आर द एक्टिविटीज़ जिसके लिए उनको एडॉक पेमेंट शुरू में की जाती है। देन साइट पे जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो रनिंग अकाउंट बिल्ड है जो हर महीने, मंथली या फिर मंथ में 2 या 3 वॉट एवर टाइम्स, तो वो बहुत ही क्लियरली फिर बिल में मेंशन होगा कि कितनी बार एक कॉन्ट्रैक्टर है जो बिल को रेज कर सकता है। ठीक है, तो रनिंग अकाउंट बिल, प्रोजेक्ट पे काम होगा उसको वो क्लेम करेगा क्वांटिटी करके। तीसरा, फाइनल बिल, जब प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्टेज पे होगा तो फाइनल बिल तैयार किया जाता है। इसको समराइज कर देता हूँ कि 2 स्टेज पे करते हैं। एक तो करते हैं जब बिडिंग प्रोसेस होता है, उस समय कंसल्टेंसी फर्म है जो क्वांटिटी एस्टिमेशन करती है, और दूसरा जो है जो प्रोजेक्ट पे जब एग्जीक्यूशन का काम होता है तो बिल्स के लिए ये चीज़ें क्वांटिटी सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ मूविंग टू द थर्ड डायमेंशन। और एक चीज़ इसमें छोटी सी बात कर लेते हैं, इम्पैक्ट, यदि इसका क्या प्रभाव होगा इफ नॉट प्रॉपरली डन। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड। सी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द स्मॉल थिंग्स विच विल फिल द गैप्स, जो कि हमेशा दिक्कतें क्रिएट करती है प्रोजेक्ट में। जैसे यदि प्रॉपरली एस्टिमेशन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट में गो अप और डिक्रीज, दोनों केस हो सकता है, बट यूजुअली डिक्रीजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट डज नॉट हैपन। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हमेशा, उनका टेंडेंसी होता है टू मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट, वो हमेशा हायर साइड में इसको लेके जाते हैं क्वांटिटी को। इफ क्वांटिटी इज नॉट प्रॉपरली एस्टिमेटेड, तो जो हमने टेंडरिंग के समय पे जो BOQ फाइनल किया है उसमें क्या होगा, क्वांटिटी को हमें अमेंड करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। अगेन दिस बिकम्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। यदि आपने क्वांटिटी एस्टिमेशन ढंग से नहीं किया हुआ उस प्रोजेक्ट का, तो क्या होगा, मेनी आइटम्स विल रिक्वायर फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट ऑफ द क्वांटिटी इन द BOQ, और ये इटसेल्फ बहुत ही चैलेंजिंग होता है, बिकॉज whenever we are going for amendment of quantity, then proper justification to be given why it is going to be amended, reason to be explained very clearly, like कोई डिज़ाइन में चेंज हुआ है क्या, कोई रीजंस है, तो वो जस्टिफिकेशन प्रॉपर दिया जाना चाहिए, और उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनती है, और वो फिर अप्रूवल करने के लिए क्या होता है, और वो अप्रूवल एक अथॉरिटी होती है जो उसको अप्रूव करते हैं। ठीक है, तो अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि यदि प्रॉपरली नहीं किया जाए एस्टिमेशन तो क्या होगा, अप्रूवल में टाइम लगेगा, तो अल्टीमेटली दिस विल अफेक्ट योर प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड ऑब्वियसली ओवरऑल प्रोजेक्ट डिले विल हैपन। तो ये चीज़ जब होती है, यहाँ पे 2 चीज़ निकल के आती है कि आपने अमेंडमेंट के लिए गए, ठीक है, बट इट इज़ टेकिंग टाइम, दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट। अब यहाँ पे 2 एस्पेक्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्टर है ना, अपनी अकाउंटेबिलिटी से मुकरने की कोशिश करेगा कि बिकॉज ऑफ सो एंड सो थिंग्स माई प्रोजेक्ट इज गेटिंग डिलेड, क्योंकि एग्रीमेंट में पेनल्टी क्लॉज होता है कि यदि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो तो पेनल्टी इम्पोज की जाती है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में। बट कॉन्ट्रैक्टर विल रोमिंग अराउंड कि क्वांटिटी अमेंडमेंट में इतना टाइम लग गया जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट डिले हो गया, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस होगी एंड अल्टीमेटली प्रोजेक्ट भी डिले। फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, कॉन्ट्रैक्टर जो है क्या करेगा, एस्केलेशन बोलते हैं, एस्केलेशन के लिए डिमांड करना शुरू करेगा। मीन्स व्हाट, एस्केलेशन मीन्स कि जिस समय मेरा प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ था उस समय सपोज कुछ आइटम्स के रेट कुछ थे, बट समय जैसे प्रोग्रेस हुआ उसकी रेट मार्केट में इंक्रीज हो गई है, तो बोलेगा वो एस्केलेशन मीन्स रेट रिवीजन की वो बात करने लगेगा। अगेन दिस विल क्रिएट अ हिंड्रेंस टू द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। लेट समराइज, यदि मेरी क्वांटिटी प्रॉपरली नहीं यदि एस्टिमेटेड है तो इट विल लीड टू द फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट एंड दिस विल लीड टू द प्रोजेक्ट डिले, एंड जिसकी वजह से 2 रीजन यहाँ पे आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर विल ऑलवेज be less accountable for this thing, and second one, he will asking for the rate escalation. This will again increasing rate escalation revision option, तो this may increase the cost of project, इसको क्या करेगा, increase करेगा, which is undesirable, right? Now moving to the third aspect, where can be used, कहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बिडिंग एंड टेंडरिंग प्रोसेस में, बिल फाइनलाइजेशन में, विच आई हैव टोल्ड यू 3 टाइप्स ऑफ बिल। अब एक चीज़ यहाँ पे बिलिंग के प्रोसेस में मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, विच इज़ वेरी इसेंशियल, कि प्रोजेक्ट पे टाइमली पेमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कॉल्ड योर कैश फ्लो। यदि कैश फ्लो नहीं होगा टाइमली, योर मटेरियल सप्लायर विल नॉट बी एबल टू
supply the material on time. Second, our wages cannot be paid on timely. So again, this may create a labor issue. थर्ड वन, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स पे मशीनरीज है ऑन रेंटल बेसिस पे ली जाती है, तो वो मशीन एज अ आइडल रहेंगे जिसका रेंट मुफ्त में पे किया जाएगा, तो दैट विल अगेन द इनडायरेक्ट कॉस्ट आपका प्रोजेक्ट को बढ़ाएगा, विच इज अगेन अनडिजायरेबल. सो ये बहुत ही जरूरी है कि बिल फाइनलाइजेशन में जो प्रोसेस होता है उसमें कैश फ्लो को मेंटेन होना चाहिए प्रोजेक्ट में. सी फ्रेंड्स, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. सो जब मैंने ये बोल रहा हूँ कि वेयर इट कैन बी यूज, तो बिल फाइनलाइजेशन में इससे रिलेटेड एक चीज हमने डिस्कस कर लिया कि कैश फ्लो प्रोजेक्ट पे बहुत ही जरूरी है मेंटेन होने के लिए. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक जो पीरियोडिकली आप क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो योर शेड्यूल. एक तो जनरली कभी प्रोजेक्ट जब फाइनलाइज होते हैं तो अलग अलग प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग की जाती है. आपने सीपीएम पॉइंट पढ़ा होगा, तो उसमें कितना कभी कभी क्या होता है, प्राइमावेरा, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर देयर इन द मार्केट विच आर यूज्ड फॉर द प्लानिंग पर्पस. सपोज प्राइमावेरा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो इसमें जो प्लानिंग की जाती है तो एक तो उसमें क्या होता है, डेट वाइज होता है. जो मैं शेड्यूल को देखता हूँ, जब भी प्रोजेक्ट पे रिव्यू मीटिंग होती है तो उसमें डेट्स देखे जाते हैं कि सपोज दिस वाज माय टारगेट डेट टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, वेयर वी आर स्टैंडिंग नाउ विथ रिस्पेक्ट टू डेट वी आर सेइंग. पैरेलली ऑल्सो यदि आपके पास क्वांटिटी सर्वे प्रॉपरली होगा तो वी कैन जस्ट सी कि लेट सपोज 100,000 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट हैज टू बी डन, और वेयर वी आर स्टैंडिंग नाउ, हम अभी कहाँ पे पहुंचे हैं. लेट सपोज वी हैव डन 500 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीटिंग. सो प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट सपोज लेट्स 6 मंथ और बचा है, तो उस 6 मंथ में हाउ वी नीड टू रीप्लान आवर एक्टिविटीज, लाइक हाउ वी नीड टू एलोकेट different resources like material, manpower, cash flow. So these all things helps in the again replanning. So it is so important. So these 3 dimensions under this where it can be used: bidding and tendering process, bill finalization, and periodic review of the schedule with respect to the volume of the work or quantity of the work which remaining. Now the 4th dimension, how we estimate. It's a very simple. Estimation is done whatever the subjects और जो हम कॉलेज में लर्न कर रहे हैं, स्किल्स सब्जेक्ट्स जो भी पढ़ रहे हैं, उसी को हम यूज़ करेंगे अपने एस्टिमेशन पर्पस में. सिंपल, यू ऑल आर चैंपियन मैथमेटिक्स में. सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ होती है इसमें. जनरली क्या होता है, लेंथ निकालना होता है. लेट सपोज मैंने 1000 मीटर सीवर लाइन लगना है, तो उसकी रनिंग मीटर काउंट करनी होती है. या मुझे फायर फाइटिंग की पाइपलाइन मतलब हैंग करना है बिल्डिंग्स में, तो कितनी रनिंग मीटर लगी है, तो लेंथ. उसके बाद एरिया है, लेट सपोज 500 स्क्वायर मीटर एरिया पे जहाँ बेसमेंट बन रहा हो वहाँ पे मुझे पीसीसी करनी है, तो हाउ मच एरिया इज कैलकुलेटेड, लेंथ इनटू विड्थ. सिमिलरली वॉल्यूम, हाउ मच, लेट सपोज 1000 क्यूबिक मीटर पर कॉन्क्रीटिंग इज टू डन, तो वॉल्यूम इज विल काउंटेड. सपोज स्टील वर्क, लाइक स्टील सरिया को बांधना स्लैब कास्टिंग के लिए, सो उसकी क्वांटिटी केजी एंड फाइनली मेट्रिक टन में किया जाना. समटाइम्स नंबर्स इन सेंस कि सपोज करो 1000 लाइट्स लगनी है एक प्रोजेक्ट पे, कितने लाइट्स लगे हैं, तो नंबर काउंट्स होते हैं एज पर साइट प्रोग्रेस. यूनिट्स हो जाएगा, विच यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी एग्जीक्यूटेड. सो इस तरह से सिंपल इसकी कैलकुलेशंस होती है एस्टिमेशन में, जो कि आप समझते भी हैं इस चीज़ को. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि जो भी हम एस्टिमेशन करते हैं, देयर शुड बी अ प्रॉपर गाइडलाइन. दीज आर द नॉर्म्स, टेक्निकल लिटरेचर्स, जो कि थ्रू आउट इंडिया में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए फॉलो की जाती है. समटाइम्स लोकल बायलॉज भी होते हैं, जैसे कि आपकी अर्बन लोकल बॉडी है, उसके बायलॉज क्या हैं, उसको भी कंप्लाइंस करना पड़ता है. फिर हो गया डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स, जिसके बेसिस पे डिफरेंट आइटम के रेट्स होते हैं. आईएस कोडल प्रोविजन, जिसमें ये चीज लिखा होगा कि किस किस तरह से मेजरमेंट्स किया जाना है. तो दीज आर द सिंपल टेक्निक्स जिसको यूज करते हुए हम एस्टिमेशन को करते हैं. नाउ मूविंग टू द लास्ट डायमेंशन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्पस, कि जो हम इंस्टीट्यूट में सीखते हैं और ये जो तुम्हारा इंडस्ट्री है, जो इंस्टीट्यूट में हम पढ़ के आ रहे हैं और इंडस्ट्री में क्या डिमांड है, उसके बीच की कनेक्शन क्या है, डॉट्स कैसे कनेक्ट करेंगे वो. सबसे पहले व्हाई इट इज नीडेड. सो knowing the project cost, which is a very essential, very important component of a project. क्यों? क्योंकि इसी की वजह से पूरी इकोनॉमी डिज़ाइन होती है प्रोजेक्ट के लिए. पूरा कॉस्ट प्लानिंग की जाता है, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है. जो भी मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट होगा, वो उस प्रोजेक्ट के लिए फंड एलोकेशन कैसे कैसे करना है, दे विल मोबिलाइज द फंड. सो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कि हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट को प्रॉपरली एक जानें. जैसे एग्जांपल के तौर पे आप भी कभी मार्केट जाते होंगे, तो हम क्या करते हैं, पहले अपने जेब की टटोलते हैं कि
कितना पैसा है मेरे पास, अकॉर्डिंगली वी प्लान एंड प्रायोरिटाइज आवर एक्टिविटीज़ कि मुझे पहले ये करना है, देन मीन टाइम में मुझे और फंड एलोकेट होगा और मेरे पास पैसे होंगे तो फिर मैं दूसरी एक्टिविटी करूँगा। सेम वे प्रोजेक्ट्स में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने के लिए। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि बिडिंग प्रोसेस के पहले कंसल्टेंसी जो है करके हमें देते हैं एस्टिमेशन, तो उससे हमें प्रोजेक्ट कॉस्ट को जानने के लिए मिलता है। सेकंड, एसेस द प्रोजेक्ट वायबिलिटी। कोई भी जब प्रोजेक्ट हम करते हैं तो उसकी इकोनॉमी को चेक की जाती है कि इज इट इकोनॉमिकल और इट इज़ अनइकोनॉमिकल। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जब कभी भी रोड कंस्ट्रक्शन होता है तो रोड कंस्ट्रक्शन में जो रोड की अलाइनमेंट जब डिज़ाइन की जाती है तो उसकी अलाइनमेंट को डिज़ाइन करते समय इस बात की बहुत ही गौर से ध्यान रखा जाता है कि नियर बाय में क्वेरीज होना चाहिए, जहाँ से स्टोन्स जो जीएसबी बोलते हैं, ग्रैनुलर सरफेस, आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए वो रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कर सके। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट की इकोनॉमी को कंसिडरेशन में ली जाती है कि इज इट प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकल और नॉट इकोनॉमिकल। उन चीज़ों को रिव्यू करने के लिए भी क्वांटिटी सर्वे की जाती है। इससे पता चलता है कि वेयर वी कैन कट डाउन आवर कॉस्ट टू मेक इट मोर वायबल, मोर इकोनॉमिकल, राइट। एंड थर्ड वन इज वैल्यू इंजीनियरिंग। Being as a civil engineer, it would be very interesting and challenging as well for you to understand this aspect। क्योंकि जब आप सिविल इंजीनियर हो तो कभी कभी आज आपने देखा होगा, सुना होगा नाम से, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही प्रचलन है, जहाँ पे क्या होता है, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन इज डन बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म इटसेल्फ। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि क्वांटिटी कभी कभी क्या करते हैं डिज़ाइन में उसको अनइकोनॉमिकल करने की कोशिश करता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट सपोज एक बड़ा सा बेसमेंट एरिया बनना है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का, जहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग्स बननी है पार्किंग के लिए, और उसमें लेट सपोज वहाँ पे थाउजेंड्स नंबर्स ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग्स आपको कॉस्ट करना है। और यदि मैं ये डेप्थ की मैं बात करूँ, इस डेप्थ को, ये जो डेप्थ है, यदि उसने डिज़ाइन करके दिया लेट सपोज 600 mm डिज़ाइन करके दिया गया, बट यदि मैं डिज़ाइन को चेक करूं तो उसके हिसाब से मुझे 475 और से सपोज 450 mm की ही डेप्थ की रिक्वायरमेंट है। इम्पैक्ट इसका समझिए, जैसे इसने किया थाउजेंड्स नंबर ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग आई हैव टू कास्ट, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, उससे कंक्रीट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। कंक्रीट इटसेल्फ है कॉस्टली आइटम। सेकंड, उसमें फिर स्टील भी है, उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। थर्ड, मटेरियल कॉस्ट भी इंक्रीज, मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज करेगा, पैरेलली लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस तरह से क्या हो जा रहा है, आपका कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है क्या जा रहा है, अप जा रहा है, ठीक है। तो जब भी हम इंजीनियर बन के जाते हैं, सामान्य तौर पे इंजीनियर क्या कहता है, ये गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग है और इससे काम हो रहा है। बट आई सजेस्ट यू गाइज कि जब भी आपके पास गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग हो, स्टिल देयर इज अ स्कोप टू रिव्यू इट्स डिज़ाइन, और उसके डिज़ाइन को रिव्यू करके आप वैल्यू इंजीनियरिंग करेंगे। और इसका जो बेनिफिट होगा, सबसे पहले क्या होगा, कॉस्ट को आप कम कर सकते हैं। एंड समटाइम्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये चीज़ करते हैं तो आपके करियर प्रोस्पेक्ट के लिए भी इट विल गिव अ वेरी बेटर इंप्रेशन फॉर यू, दैट विल शो हाउ टेक्निकली एफिशिएंट यू आर, राइट। So this is very important aspect. And now fourth aspect in this, tendering and bidding process, which I have explained already, कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि इसके बेसिस पे ही किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया जाता है, जो कि टेंडरिंग प्रोसेस में डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स जो है बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं विद देयर कॉम्पिटेंट प्राइस। नाउ लिस्ट बिडर जो होता है उसको क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड कर दिया जाता है, और उसके साथ क्या करते हैं पार्टी जो एग्रीमेंट करता है। जनरली क्या होता है, जो क्लाइंट होता है, जो ऑनर ऑफ द प्रोजेक्ट है, कंसल्टेंसी जो डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहा है, एंड द एग्जीक्यूशन फर्म विच इज कॉन्ट्रैक्टर, वो फिर क्या करता है, उनके बीच में एग्रीमेंट साइन होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बीओक्यू फाइनलाइजेशन है, इसको बोलते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी, जिसके बेसिस पे सारी बिल्स है जो चेक की जाएगी और उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट पे पेमेंट्स होंगे। फिर स्टैंडर्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आर फाइनलाइज्ड, उस प्रोजेक्ट पे एक स्टैंडर्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को कंपाइल करके दे दिया जाता है। जो मैंने आपको पहले भी बोला कि जो एनबीसी है, आईएस कोडल प्रोविजंस है, ठीक है, तुम्हारा डीएसआर है, इनके जो प्रोविजंस है इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से हैं जो इम्प्लीकेबल होगा, उनकी एक कंपाइलेशन करके एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बना दी जाती है, जिस पे सारी पार्टी साइन करते हैं। उसके बाद एक लीगल टर्म्स भी जो है
फाइनलाइज किया जाता है कि इफ प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम तो व्हाट आर द लीगल मेजर्स कैन बी टेकन बाय द क्लाइंट ऑन द कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्म। तो ये सारी चीजें भी इसमें लिखी जाती है, पेनल्टी क्लॉज, ठीक है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वंस प्रोजेक्ट की क्वालिटी इंश्योर यदि कॉन्ट्रैक्टर ने एग्जीक्यूशन में नहीं किया है, एग्रीमेंट में एक टर्म लिखा होता है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, जिसमें क्या होता है कि यदि प्रोजेक्ट एक सर्टेन ड्यूरेशन तक सही परफॉर्म नहीं करता है, प्रोजेक्ट में कोई तरह का दिक्कतें आती है, तो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू गेट इट रेक्टिफाइड विद द फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चीज करेंगे तो दिस ऑल थिंग्स आर फाइनलाइज्ड एट दिस स्टेज। सो यू कैन अंडरस्टैंड माय फ्रेंड कि हाउ this small topic is so important and playing a major role in civil engineering project. So overall ये चीज होने के बाद में क्या होता है, प्रोजेक्ट पे क्या होगा, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के बाद में कॉन्ट्रैक्टर विल रेज द बिल एंड फिर क्या होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन इज इंश्योर्ड टाइमली। नाउ लास्टली आई शेल एड अप हियर सिविल इंजीनियरिंग करियर में आप 3 तरह के फॉर्म्स में काम करेंगे, या तो कंसल्टेंसी में होंगे, कंसल्टेंसी फॉर्म में होंगे आप, या दूसरा होंगे क्लाइंट फॉर्म में होंगे, वेदर इट इज ए प्राइवेट और गवर्नमेंट, एंड थर्ड वन इज योर कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्म। अब यहाँ पे आप सोचिए, जब आप कंसल्टेंसी में होंगे तो मैंने जैसा बताया कि बिडिंग प्रोसेस में वो पूरा एस्टिमेशन करना पड़ता है, तो वहाँ पे पूरा ही काम किया जाता है। यदि क्लाइंट फॉर्म में हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो भी बिल आता है कॉन्ट्रैक्टर रीज करेगा, आरए बिल, एडॉक बिल और तुम्हारा फाइनल बिल, तो उन जगह पे यू हैव टू review the quantity survey as per the good for construction drawing. And last one is your contracting firm. If you are working in contracting firm then you have to raise the bill as a billing engineer के तौर पे ये काम करते हैं, and it's a decent salary, billing engineer के तौर पे काम करते हैं, and it is a very important role on project। billing engineer का बहुत important role होता है because all payments are channelized through the RA bills which is raised by the billing engineer, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको जब यदि करियर परस्यू करते हो सिविल इंजीनियरिंग में, तो दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच आई एम एक्सप्लेनिंग, जिसमें ही आप करियर मतलब सिक्योर कर सकते हो, राइट। सेकंड वन, जैसा मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि एक प्रोजेक्ट की हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, किसी अभी इनिशियल आप प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट इंजीनियर बन के जाओगे, असिस्टेंट इंजीनियर बन के जाओगे, या डेप्यूटी इंजीनियर बन के जाओगे, वट एवर बी द योर डेजिग्नेशन, बट ग्रेजुअली आपका जब जिस तरह से आपका रैंक बढ़ेगा, आप जिस तरह से अपने करियर में प्रोग्रेस करोगे, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट जानते हो इनिशियल स्टेज पे आपको एक छोटे से प्रोजेक्ट के पार्ट में आपको डिप्यूट किया जाएगा, लेकिन जब आप करियर में ग्रो करोगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट हॉलिस्टिकली। एट दैट टाइम इट बिकम्स वेरी हैंडी। जब आपके पास क्वांटिटी सर्वे प्रॉपर तरीके से है तो आपको प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से हॉलिस्टिकली अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज़ें आपको बूस्ट करेगा, राइट। तो आपकी कैरियर ग्रोथ में भी ये चीज़ें इंप्रूव करती है, ठीक है। लास्ट वन इज योर एनी डेविएशन। लेट सपोज क्वांटिटी सर्वे में कोई तरह का डेविएशंस होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि डेविएशंस की जैसे मैंने बात बोला था, अमेंडमेंट, यदि क्वांटिटी एक्सटेंड कर गया तो अमेंडमेंट करने की हमने बात कही, ठीक है। कोई यदि क्वांटिटी डेविएशन किसकी वजह से हो सकता है, डिज़ाइन चेंज। अभी डिज़ाइन चेंज क्यों करोगे, वैल्यू इंजीनियरिंग आप करोगे तब हो सकता है डिज़ाइन में कुछ डिफेक्ट्स हो जिसको आप चेंज कर सकते हो, तो उस समय भी करोगे तो भी ये डेविएशंस आ सकता है, राइट। समटाइम्स कुछ एक्सटेंशन हो, प्रोजेक्ट में एक्सटेंशन किया जाए, लेट सपोज कुछ पार्ट इनिशियल स्टेज पे ये प्लान किया गया था, ये नहीं करना है, बाद में उसमें ऐड किया गया कि ये भी एक्टिविटी को इंक्लूड करना है, एट दैट टाइम एक्सटेंशन इट विल रिक्वायर टू डू दिस थिंग। सो दिस ऑल थिंग्स विल इनकॉर्पोरेट दिस थिंग। डेविएशंस कैसे होगा, और इस समय से यदि इन चीज़ों की वजह से यदि कोई भी डेविएशंस आ रहा है प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शंस प्लान किए जा सकते हैं। एंड करेक्टिव एक्शन माय डियर फ्रेंड्स, ये इतनी ज़रूरी है, इट शुड बी वेल विद इन द फ्रेम होना चाहिए। सो आपने सीपीएम पार्ट में पढ़ा होगा, सपोज पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ जो जुड़ी हुई एक सीरीज में, वो सारे क्या है, क्रिटिकल होने लगी है, तो उसके लिए फिर क्या करोगे, आप रिसोर्स एलोकेशंस को प्लान करोगे कि व्हाट आर डिफरेंट रिसोर्सेज। समटाइम्स क्या हो जाएगा, लेबर हो गया, समटाइम्स मटेरियल हो गया, ठीक है, समटाइम्स क्या हो जाएगा आपका मैनेजमेंट अप्रूवल हो गया। सो ये सारी चीज़ें आपको टाइमली प्लान करनी पड़ेगी, सो दैट यू हैव टू मीट द टारगेटेड शेड्यूल डेट। सो दिस इज ऑल वी हैव टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। यदि आपको लगता है कि इसके अलावा और भी किसी टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए विच कुड बी इंफॉर्मेटिव टू यू, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, फॉलो, subscribe. I suppose this session was informative
and interesting for you. Thank you for watching.